एक नस टस से मस और बस। तो ये जो एक नस टस से मस होती है उसमें एक बीमारी है। अगर समय रहते ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। क्या ट्यूमर में भी इस प्रकार की स्टेजेस होती हैं? जब भी हमारा एमआरआई या सीटी स्कैन होता है उसमें हम स्टेजिंग नहीं कर सकते हैं। नया जो युवा है, युवाओं में इस प्रकार की समस्याएं पहले नहीं देखी जाती थी। स्ट्रेस लेवल इन जनरल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो यंग लोग हों जो कि पढ़ते हैं। क्या ये सब कोरिलेट करते हैं आपस में, कमर का दर्द, स्लीप डिस्क और साइटिका? नमस्ते, मैं आशीष पांडे, नाम जो शायद आप नहीं जानते। मैं आपका परिचय 3500 साल पहले आचार्य सुश्रुत के द्वारा शुरू हुई शल्य चिकित्सकीय परंपरा के एक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन से करवा रहा हूं। वे वर्तमान में नोएडा में मेदांता हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के हेड है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका नए इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं परिचय आपका बता चुका हूं। मैं सीधे सीधे आपसे न्यूरो सर्जरी के बारे में जो भ्रांतियां हैं, लोग न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी को मिक्सअप करते हैं। किसी के सर दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की या कमर दर्द की समस्याएं हैं। आदमी ये नहीं समझ पाता है कि वो कहाँ जाए। तो सबसे पहले इन समस्याओं के जो ये बीमारियां हैं, न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनके लिए व्यक्ति कैसे तय करे कि उसे न्यूरो सर्जन के पास पहुंचना है? देखिए, न्यूरो सर्जरी की दो हिस्से होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन में कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन ट्यूमर्स की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आजकल बहुत जो कॉमन देखा गया है, सर के चोट लगना। आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, सर के चोट की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो होते हैं ये सब ब्रेन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जहां तक सर्जरी और मेडिकल मैनेजमेंट का सवाल है, ये पेशेंट्स का देख के ही डिसाइड होता है कि पेशेंट को क्या समस्या है, उसके जांच वगैरह में क्या आ रहा है या किस स्टेज में वो है। तो ये हुई ब्रेन की बात। फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन जो हमारा गर्दन की स्पाइन होती है, वहां से लेके नीचे तक जाती है, जिसको हम लंबर स्पाइन या लोअर बैक बोलते हैं। जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, जो आप सभी जानते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम होती है, कि डिस्क ने नर्व को दबाने लगी, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा स्पाइन में स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं, स्पाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। उसके अलावा इस स्पाइन में तिरछापन आ जाता है, जिसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं जो ब्रेन और स्पाइन में होती हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दिखाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को। अब उसके अलावा कुछ जो एल्डरली पीपल होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उनमें हाथ हिलने लगते हैं, मेमोरी कम होने लगती है। पार्किंसन का जो रोग है वो न्यूरो से रिलेटेड बीमारी है या वो एक अलग सेगमेंट है? पार्किंसंस जो है वो न्यूरो की ही बीमारी है। देखिए, ये बीमारी जब से जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, धीरे धीरे एज बढ़ रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70, 80, 90 तक की एज तक भी जीते हैं। तो ज्यादातर जो एल्डरली पॉपुलेशन में ये पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है। और जो कॉमन इसमें जो समस्याएं देखी जाती है वो होती है कि एक तो शरीर का हिलना, पेशेंट चलते समय हाथ हिल जाते हैं, चलना स्लो हो जाता है। उसके अलावा कई बार भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम पार्किंसंस की होती है, इस पार्किंसंस में होती है। और अगर ये है तो फिर उसमें जरूर न्यूरो का पार्ट है, मतलब इसको न्यूरो के किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए व्यक्ति को। डॉक्टर साहब, एक इस समय का मौजूद प्रश्न है कि एक शायर है, उन्होंने लिखा है कि इस तरह बसी है जिसमें रगें एक नस टस से मस और बस। तो ये जो एक नस टस से मस होती है उसमें एक बीमारी है जिसका नाम लोग कहते हैं कि लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गए हैं। एक दूर दराज के इलाके में आप जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि आप टीकमगढ़ में ओपीडी करते हैं, छतरपुर में ओपीडी करते हैं, ललितपुर में ओपीडी करते हैं, बुंदेलखंड एक सुदूर अंचल में आप जाते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग आपके पास आते हैं। लेकिन उन लोगों को रात में मान लो 2 बजे 12 बजे या ऐसे ऑड टाइम पर अगर कोई उस समय अटैक होता है, आदमी पैरालाइज होता है, वो डॉक्टर के पास तक पहुंचने से पहले ऐसा क्या करे? एक फर्स्ट एड क्या होती है पैरालाइज अटैक जिसको आता है ऐसे बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए? फर्स्ट एड में डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए उसको? देखिए, ज्यादातर जो ये लकवे की बीमारी होती है वो उन लोगों में होती है जिनमें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता या डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। तो अगर इस तरीके के किसी व्यक्ति को अगर शरीर के एक हिस्से में अगर
अगर कोई झंझनाहट हो रही है या कमजोरी हो रही है, या कई बार ये होता है पेशेंट की एकदम से खाते खाते उसको लगेगा कि मेरा एक हाथ में कमजोरी आ गई है। कुछ केसेस में क्या होता है कि मुंह में टेढ़ापन आ जाता है, बोलने में दिक्कत आ जाती है। ये साइंस है शुरुआत के, जिनसे आप शुरू के लक्षण है, जिनसे आप स्ट्रोक को पहचानते हो। अगर इस तरीके की कोई भी साइंस आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेशेंट को अगर बेहोश हो रहा है तो एक करवट से बदल दें। आप करवट अगर लेते हैं तो उसमें पेशेंट की जो हमारा सिक्रीशन होता है वो अंदर छाती में जाने की संभावना कम हो जाती है। और अगर मैं रुकूंगा डॉक्टर साहब, करवट किसी भी करवट कर सकते हैं मरीज को, या दाएं या बाएं में? नहीं, वो किसी भी करवट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जाए, क्योंकि जो स्ट्रोक होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें कि नस फट जाती है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, थक्का जम गया, खून का थक्का जम गया। दूसरा होता है कि जिसमें नस ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने से क्या होता है कि ब्रेन के हिस्से में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, और ये डिफरेंशिएट होता है सीटी स्कैन से। तो जो भी नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल हो, आजकल ज्यादातर जिला अस्पताल में या लोकल सीटी स्कैन की सुविधाएं हैं, तो सीटी स्कैन होना चाहिए डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, और उसके अनुसार किसी को हेमरेज है या नस बंद हुई है, आगे का ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि ट्यूमर को लेके लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, एक पैनिक क्रिएट होता है जैसे ट्यूमर का नाम आता है। ब्रेन ट्यूमर की बात आती है तो पेशेंट या उसके घर वाले या जो अटेंडेंट हैं वो एक अलग जोन में चले जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड जो इलाज है वो किन चरणों में बटा हुआ है? सर्जरी ही उसका इलाज है या अन्य दवाओं से भी उसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को डायग्नोस हुआ है परिवार में, तो एक परिवार का परेशान होना स्वाभाविक है। किसी भी यंग व्यक्ति को अगर पता चलता है कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन मेरे ख्याल से परेशान होने के साथ साथ ये जरूरी है कि इस पे एक्शन लिया जाए तुरंत। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो सबसे पहले न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए। ज्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं ऑपरेट होते हैं, मेजॉरिटी, और सर्जरी के रिजल्ट्स आजकल काफी अच्छे हैं। पिछले 10 सालों में जो हमारी सर्जिकल टेक्निक है उसमें काफी सुधार हुआ है। ऑपरेशन की बात की केयर में बहुत सुधार हुआ है। उससे अगर समय रहते ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स में भी क्या होता है कि कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े से एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर अगर समय रहते ऑपरेट हो जाए और निकल जाए पूरे, तो वो पेशेंट को उसकी बाकी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो समय है। अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या इसमें भी कोई स्टेज सिस्टम है? जैसे कैंसर में कहते हैं फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकेंड स्टेज का कैंसर है, क्या ट्यूमर में भी इस प्रकार की स्टेजेस होती हैं? जी, ट्यूमर में 4 स्टेजेस होती हैं। जो हम कैंसरस ट्यूमर की बात करते हैं, जो सबसे लो ग्रेड कैंसर होता है वो स्टेज 1 होता है, और सबसे हाई ग्रेड होता है वो स्टेज 4 होता है। जब भी हमारा MRI या CT स्कैन होता है उसमें हम स्टेजिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सर्जरी की और ज्यादा आवश्यकता होती है। जब हम उस ट्यूमर को निकाल के जांच के लिए भेजते हैं तब पता चलता है कि ये किस स्टेज का ट्यूमर है। यानी कि सर्जरी, जब भी आपको ट्यूमर के बारे में मालूम चले तो तुरंत सर्जरी पर जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। आप, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बड़े शहर से ऐसे दूर दराज के अंचल में लोगों को इस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराने जाते हैं। मैंने कई जगह आपके कैंप लगते हुए देखे हैं, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, बुंदेलखंड के वो सुदूर अंचल में आपको जाने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह जो हुई है वो सब छतरपुर में हुई है। अच्छा। मैं 7वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक छतरपुर में ही पढ़ा, और हमारा जो परिवार है वहाँ पर करीब पिछले 15-20 सालों से वहीं पर है, छतरपुर में सेटल्ड है। तो एक हमारा नेचुरल उस क्षेत्र से लगाव है। और फिर ये जो छतरपुर हमने जाना शुरू किया था, करीब मैंने 20 साल पहले शुरुआत की थी सबसे पहले जाना। तो वो ऐसे ही किया था कि एक पेशेंट देखने जाएंगे और घर जाना भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो एक बार जब जाना शुरू हुआ, पेशेंट बढ़ते गए और लोगों को जरूरत भी थी, तो सलाह देते रहते। बिल्कुल जरूरत है। बुंदेलखंड में लोग मजदूरी तक के लिए पलायन करते हैं। डॉक्टर का, इतने बड़े डॉक्टर का वहाँ उपलब्ध होना एक बड़ी मतलब उनके लिए नेमत है। फिर उसके बाद छतरपुर करते करते फिर ये टीकमगढ़ की शुरुआत हुई, फिर ललितपुर की शुरुआत हुई। तो अब मैं ललितपुर भी जाता हूँ, टीकमगढ़ भी जाता हूँ, छतरपुर तो जाता हूँ। ये आप कोई निश्चित समय है टीकमगढ़, ललितपुर और छतरपुर जाने का, या जब आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से जाते हैं? जो महीने का आखिरी वीकेंड होता है, जो शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे को मैं होता हूँ ललितपुर और टीकमगढ़ में, और सैटरडे संडे में होता हूँ छतरपुर।
मतलब वहाँ जो बुंदेलखंड का मरीज़ है वो आपसे इन डेटों पर महीने के अंतिम शुक्रवार, शनिवार और रविवार आप छतरपुर, टीकमगढ़ और ललितपुर में डॉक्टर यशपाल बुंदेला से संपर्क कर सकते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा है, जब मैं अभी कोरोना के बाद की मेडिकल समस्याओं के बारे में सुनता हूँ, देखता हूँ, या हमारे परिचित के लोगों में इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं कि लोगों को सर दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस्ड हैं लोग जिम जाना कोरोना के बाद लोगों ने शुरू किया है, जिम से उपजी परेशानियां हैं। तो ये जो नया जो युवा है, युवाओं में इस प्रकार की समस्याएं पहले नहीं देखी जाती थी। 50 साल के ऊपर ये न्यूरो से रिलेटेड समस्याएं आती थी कि उसको स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई सर्वाइकल से ग्रस्त है, पर अब देख रहे हैं कि नए लोगों में, नए लड़कों में, लड़कियों में ये समस्याएं अब बढ़ गई हैं। इसका कोई विशेष कारण, या क्या अगर कारण है तो उनके बचाव क्या हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए व्यक्ति को नई उम्र के लड़कों को? देखिए, पिछले 15-20 सालों में हम लोगों की जीवन शैली है बहुत चेंज हुई है। स्ट्रेस लेवल इन जनरल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो यंग लोग हों जो कि पढ़ते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, या वो लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। सभी चीज़ों में स्ट्रेस बढ़ गया है। तो इस वजह से जो हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हेडेक है, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ जो आप बैकएक के बारे में बोल रहे थे, नेक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। जैसे प्राय हमने ये देखा है कि जो लोग लंबे समय तक के लिए ऑफिस वर्क में रहते हैं, उनकी जो चेयर्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, सपोर्ट के साथ नहीं बैठते हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एक बहुत बड़ा कारण है, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने में आजकल ये जो जंक फूड है उसका प्रचलन बढ़ गया, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है तो आपको जनरलाइज बैकएक वगैरह बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइफ स्टाइल से। डॉक्टर साहब, आजकल मैं देखता हूँ कि एक कमर में दर्द है, मरीज आता है, उसको कमर में दर्द की शिकायत है, फिर वो कभी कहता है कि उसको डिस्क की कोई दिक्कत हो गई है। वो ग्रामीण अंचल में जो मालिश करने वाले लोग होते हैं वो मालिश से ठीक करने उसका दावा करते हैं। एक साइटिका नाम की बीमारी है, क्या ये सब कोरिलेट करते हैं आपस में, कमर का दर्द, स्लीप डिस्क और साइटिका? बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है कि अगर शियाटिका जो वर्ड जो हम कॉमन यूज करते हैं वो एक ये कंडीशन होती है, अगर किसी व्यक्ति को कमर में दर्द है और एक पैर में दर्द जा रहा है, शूटिंग पे, वो क्लासिकल है जो शियाटिका उसको कहना चाहिए। शियाटिका जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्लिप डिस्क। डिस्क स्ट्रक्चर है जो हर वर्टिब्रा के बीच में होता है और कुशन की तरह काम करता है। वो किसी भी वजह से, किसी ने वजन उठा लिया या झुके, और कुछ लोगों में कुछ इस तरीके की हिस्ट्री नहीं मिलती, वो बस अपनी जगह से निकल के नर्व को दबाने लगती है, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्लिप डिस्क हुई है तो नॉर्मली जो प्रारंभिक इलाज उसका हमेशा दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और रेस्ट होता है। वो केस जिनमें भी दवाइयों के ट्रीटमेंट के बावजूद, फिजियोथेरेपी के बावजूद 6-8 हफ्ते में पेशेंट ठीक नहीं होता है, उनमें कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, या उन लोगों में पड़ती है जिनमें कि पैरों में वीकनेस आ रही हो या यूरिन वगैरह का कंट्रोल अगर लॉस कर रहे हो, ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करते हैं। एक भ्रांति है कि स्पाइन सर्जरी के बाद आदमी अपना प्राकृतिक जीवन पुरानी तरह नहीं जी पाता है, क्या यह सच है? ये एक्चुअली बहुत ही गलत भ्रांति है जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअली ऐसे पेशेंट ज़्यादा देखे हैं जो सर्जरी ना करवाने की वजह से जिनको अपंग हुए हैं या उनको वीकनेस आई है। सर्जरी के रिजल्ट्स आजकल बहुत सेफ हैं। जो आजकल हम लोग सर्जरी करते हैं वो इंडोस्कोप के थ्रू करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं, फिर जो नर्व के फंक्शंस होते हैं वो ऑपरेशन के दौरान उनको मॉनिटर करते रहते हैं। तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम बढ़ेगी इसकी संभावना ना के बराबर होती है। और आजकल तो जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं या जो हम लोग करते हैं वो ये है कि पेशेंट एडमिट जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन होता है, सर्जरी के 6 घंटे बाद हम उसको चलाना शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन ज़्यादातर पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि जब आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, मेट्रोज के जो हॉस्पिटल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बाहर देख रहा हूँ कि 2 प्रकार की सर्जरियाँ लिखी है। एक ओपन सर्जरी का नाम मैं देख रहा हूँ, दूसरा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का नाम देख रहा हूँ। ये क्या है, क्या डॉक्टर साहब, किस तरीके की सर्जरी, किस तरीके की बीमारी में आप लोग करते हैं? देखिए, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी आजकल ज़्यादातर सर्जरीज, चाहे वो ब्रेन की सर्जरी हो या स्पाइन की सर्जरी हो, सभी में की जाती है स्पेसिफिक कंडीशन में जिनमें ज़रूरत है। अच्छा। अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे,
इसलिए जो हम डिस्क का ऑपरेशन करते थे उसको लिए कम से कम 6-8 सेंटीमीटर का हमको इंसिजन लगाना पड़ता था, चीरा लगाना पड़ता था। अब हम लोगों के पास माइक्रोस्कोप हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जो बहुत ही हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स हैं। तो उस वजह से जो इंसिजन साइज बहुत छोटी हो जाती है। तो इंसिजन साइज अगर छोटी है तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप पेशेंट को ज़्यादा लेटना नहीं पड़ता ऑपरेशन के बाद। आपने सर्जरी की, उसको शाम से आपको चला दिया, दूसरे तीसरे दिन छुट्टी हो गई उसकी। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको 2 हफ्ते बाद हम काम पे भेज देते हैं। यही ऑपरेशन जो डिस्क का आज से 20 साल पहले होता था, तो सर्जरी के बाद पेशेंट को 2 महीने तक बेड पे रहना पड़ता था। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिन पेशेंट्स में इंडिकेशन होते थे कि सब पेशेंट्स में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का लाभ नहीं होता है, लेकिन जिन पेशेंट्स में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं उसमें उनका लाभ, उनको बहुत लाभ होता है। तो यानी कि ब्रेन ट्यूमर अगर है तो वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से संभव है? बिल्कुल संभव है। ब्रेन ट्यूमर्स जो हम आजकल ऑपरेट करते हैं उसमें हम लोग इमेज गाइडेड सर्जरी करते हैं। इमेज गाइडेड सर्जरी में क्या होता है कि आपको पता होता है कि वो एग्जैक्टली ट्यूमर किस जगह है, तो उस वजह से आप उसी जगह पे ऑपरेट करते हैं, वहीं पे छोटा सा पोर्शन निकालते हैं। तो इस वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, खतरे कम हो गए हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरे 2 प्रश्न और हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, ब्रेन और आदमी के न्यूरोस की जो समस्याएं हैं उनकी। आप क्या एक बेस्ट टिप क्या है आदमी के लिए, एक मरीज के लिए या एक सामान्य व्यक्ति के लिए, ऐसी क्या आप टिप देना चाहेंगे कि वो इस स्तर पर ना आए, उसको बीमारी ना हो, बचाव करने के लिए आदमी प्रायर क्या क्या कर सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को नियमित रखे और चेंज करे। जो हम इस समय देख रहे हैं कि आजकल लोग बाग स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है लोगों का। सोशल मीडिया पे रहते हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, उसके अलावा OTT पे मूवीज़ देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हेडेक के पॉसिबिलिटीज़, डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। उसके बाद आप जब लगातार वो देखते रहते हैं तो आपका जो सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। और हम लोगों ने स्पेशली जो ये कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत देखी है, बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं। स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज होना चाहिए। नॉर्मली ये बोलते हैं कि अगर हम 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, अगर चल रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के ब्रेन हेमरेजेस का, स्ट्रोक की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है। हार्ट को तो अच्छा रखता ही है, ब्रेन को भी अच्छा रखता है। खाने पीने में हमको संतुलित भोजन लेना चाहिए। जैसे हमारा खाने में प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए। जो हमारी भारतीय जो आहार है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। विटामिन की पॉच लेना, फ्रेश फ्रूट्स लेना, इन सब चीज़ों से जो है हमारा ओवरऑल ब्रेन के फंक्शंस भी और ब्रेन का हेल्थ भी अच्छी रहती है। युवाओं में आजकल एक्सरसाइज का बड़ा चलन है, एक मतलब शौक के तौर पर लोग करते हैं। कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाने वाले जो लोग हैं, जो रेगुलर जिम जाते हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? क्योंकि जिम जाने वालों का कहीं जो देसी भाषा में कहते हैं कि चुर्रा चला गया, उठ नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये समस्याएं जिम जाने वाले लोगों के साथ बहुत हो रही हैं आजकल। देखिए, हेल्थ के लिए अगर अवेयरनेस है तो ये अच्छी बात है, और जिम भी का भी अपना योगदान है और अच्छी चीज़ है अगर कोई जिम जा रहा है। बट जिम जाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमने देखा है वो ये देखा है कई बार कि लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगते हैं। आपका जो स्टेमिना है उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या वेट्स कर रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे उठाइए। पहले 3 किलो उठाइए, फिर 5 किलो उठाइए। अगर आप 5 किलो से सीधे 20 किलो वजन उठाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से जो आपकी रनिंग है या ट्रेडमिल पे आप रन कर रहे हैं तो उसको भी आपको अपनी एज के हिसाब से करना चाहिए और अपनी हार्ट रेट को देखते हुए करना चाहिए। बेहतर होता है कि अगर आप किसी ट्रेनर को ले लें। फिर आती है चीज़ें सप्लीमेंट्स की, तो लोग बाग आजकल सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं। सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने वर्कआउट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप सिंपल वर्कआउट कर रहे हैं तो सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो डाइटरी प्रोटीन है वही ले सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उसमें भी कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो जो आप ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छे सोर्स से होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। किसी भी बीमारी में, विशेषकर न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इनमें एक डाइटिशियन और
योगा इंस्ट्रक्टर की कोई भूमिका होती है, या जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं? बहुत सारे लोग आफ्टर स्पाइनल सर्जरी या फिजियोथेरेपी के लिए प्रेफर करते हैं। तो एक डाइटिशियन और फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है सर्जरी में? दोनों की ही भूमिका होती है। फिजियोथेरेपी की तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जैसे कि हम लोग जब स्पाइन की सर्जरी करते हैं तो स्पाइन सर्जरी के बाद में जो हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग कराते हैं वो धीरे धीरे कराते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल होता है। इवन जब कई बार पेशेंट को एक्यूट डिस्क होती है, डिस्क प्रोलैप्स की शुरुआत होती है, तो उसमें ऑपरेशन के पहले भी हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो फिजियोथेरेपी से ठीक भी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लकवा के पेशेंट होते हैं जिनका एक साइड कई बार पैर नहीं चल रहा, तो उनमें फिजियोथेरेपी का रोल होता है। कई लोगों को स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो आजकल स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो गया, रोल होता है। तो ये सब जरूरी है। डाइट की जहाँ तक बात है, डाइट में जो रिस्क फैक्टर जिनमें ज़्यादा होते हैं, जैसे जिनमें हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, इन लोगों में स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा अपना खाने में नमक कम होना चाहिए, फ्राइड चीज़ें कम होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपका स्ट्रोक होने का रिस्क को कम कर देती हैं। और इसी तरीके से पोस्ट ऑप पीरियड में, जैसे अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है, तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो बैक की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी। तो आपका वेट ना बढ़े, इसके लिए डाइटिशियन से मतलब आप संपर्क में रहना चाहिए आदमी को। पोस्ट ऑप जो उसका जीवन है उसके लिए डाइटिशियन जरूरी है। ग्रामीण अंचल में हम देखते हैं कि साहब दौरा पड़ा है, मिर्गी आ गई है, वो अपने देसी नुस्खे हैं इन बीमारियों को ठीक करने के, और व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है लास्ट में जाके। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई व्यक्ति मिर्गी के दौरे से प्रताड़ित है या एपिलेप्सी से पीड़ित है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं अगर दवाई लेते हैं, तो रेगुलरली कंट्रोल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि मिर्गी के दौरे किस वजह से हुए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसमें सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि ब्रेन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके से हार्ट की ईसीजी होती है, उसी तरीके से ब्रेन की एक जांच होती है जिसको हम लोग ईईजी बोलते हैं। ये दो यूजुअली जांचों की जरूरत होती है। इसके बाद कई पेशेंट्स में दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। दवाइयाँ, जिन पेशेंट्स को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, उनको दवाइयाँ रेगुलर लेना चाहिए। अगर वो रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं, 2 से 3 साल तक दवाइयाँ अगर रेगुलर लेते हैं, तो उसके दोबारा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये थे डॉक्टर यशपाल बुंदेला, मेदांता नोएडा हॉस्पिटल में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन। हमने न्यूरो सर्जरी से संबंधित आपके और जनरल समाज में जो समस्याएं हैं एक आम व्यक्ति को, उसके लिए हमने आज बातचीत की। 9 इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।